हरिओम, आप सबको सादर नमन। आप सबने मुझे दोबारा याद किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो एक बहुत आसान सा तरीका है कि कान को पकड़ के और अपन अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कान दबा के रोगों को भगा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। दीदी तो आपको हमेशा याद करते हैं, हम लोग हमेशा कान जब तक पकड़ते हैं तो हमेशा याद करते हैं। तो बस यदि एक बार आप उसे समझ लें कि कान में कान की रचना कैसी होती है और किस तरह उसके पॉइंट होते हैं, तो एक बार अपने को बस दिमाग में वो बात बिठा लेनी है, तो हर व्यक्ति कोई भी यदि जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं हुई है, कोई किसान भाई, कोई किसान बहन यदि अपने कार्य में व्यस्त हैं और उनके पास में समय नहीं है, तो केवल अपना कान ही पकड़ के और कान को दबा के ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप सब को मेरा सबकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे पुनः याद किया। तो आज मैं आपको जो पहले बता चुकी हूँ, पर रंजना बहन का कहना था कि बहुत से नए लोग भी जुड़ गए हैं, तो इसलिए आप जैसा आपने पहली बार बताया था, तो शुरू से पूरा एक बार फिर से उसको रिपीट कर दें, दोहरा दें, ताकि जो नए लोग आए हैं, वो भी इसको फिर से देख सकें और समझ सकें। तो मेरे ख्याल से कई बार बातें रिपीट होंगी तो लगेगा ये तो पहले बता चुकी है, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। तो नया भी आप प्रश्न उत्तर होंगे, तो उसमें कुछ और भी आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा कान है, वो बहुत ही मस्तिष्क का एक तरह से एक जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उस तरह हमारे शरीर का ये कीबोर्ड है, कान। सारे पॉइंट जो है कान में होते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं, उसका अंतिम सिरा हमारा कान है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मस्तिष्क से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो सूक्ष्म-सूक्ष्म तंत्रिकाएँ हैं, उसका जो है, वो अंतिम सिरा हमारा कान है। इसलिए कान बहुत ही सेंसिटिव है। तो मैं आपको ये कान दिखा रही हूँ। तो ये कान जो है देखेंगे आप कि बिल्कुल अ, यदि इस तरह से देखें आप, तो जैसे गर्भस्थ शिशु होता है, इस तरह से ये हमारा कान, सिर का हिस्सा नीचे, ये समझ जाइए आपका सिर है और ये गर्दन का हिस्सा है। फिर यहाँ ऊपर जाएँ तो इसको ये पैर, कमर है, ये पैर है। रंजना बहन, इसको पूरा आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? हाँ, वो तो फुल फुल तो अपने आप सब करा सकते हैं रश्मि दीदी। अच्छा। सबको दिखाई देगा, वो पिन करेंगे ना तो सबको फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप दिखा दीजिए वहीं से। हाँ, हाँ। तो हाँ हम आपको दिखाई दे रहा है कान? पूरा जी कान दिखाई दे रहा दिखाई है। दे रहा है? हाँ हाँ, जी, दिखा बहुत रहा है। अच्छा दिखाई दे, जी, बहुत दिख अच्छा। रहा, दिख रहा। तो ये कान को आप देखें और कल्पना करें कि ये हमारा सिर है। इसके बीचों बीच यहाँ आँख है। इससे ऊपर गए तो ये हमारी गर्दन का हिस्सा है, सर्वाइकल। तो यहाँ से गर्दन का हिस्सा शुरू होता है, जो सिर से निकल रही है अपनी तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जो निकल रही है, वो ऐसी जा रही है। तो ये हिस्सा जो है, ये गर्दन का है। यदि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा झुक के काम कर रहा है और उसे गर्दन में तकलीफ है, तो इस बिंदु को यदि ऐसे ऐसे दबाएंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, आप तो एक पेंसिल लेके भी ऐसे दबा सकते हैं और इस तरह से मेटल की जिमी आती है, इससे कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो माचिस की एक तीली से भी दबा सकते हैं।
तो ये देखिए कि ये हमारा सिर का प्रतिबिंब है। ये हिस्सा हमारी गर्दन है, इसके बाद ये वाला पीठ का हिस्सा है, ये कमर का हिस्सा है और सबसे ऊपर ये पैर है और एकदम सबसे ऊपर ये हमारे पैर की उँगलियाँ हैं। ठीक इसके पीछे-पीछे ही हमारा हाथ का हिस्सा है। तो हाथ की कोहनी यहाँ पर है, ये कलाई है, ये हथेली है और सबसे यहाँ पे उँगलियों का प्रतिबिंब है। तो इस तरह से यूँ समझिए कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा कान हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब है। सूक्ष्म रूप से कहें कि हमारे शरीर का पूरा प्रतिबिंब हमारा कान है। और यदि आपने कभी कोई चार्ट देखा होगा या अस्पताल में गए होंगे तो वहाँ पर फ़ोटो लगी रहती है, गर्भस्थ शिशु कैसा होता है, उसकी नाल कैसी जुड़ी होती है। तो आप इस कान को देख के भी कल्पना करिए कि ये हिस्सा सिर का है, ये बच्चा जैसे मुड़ा हुआ है, ये पीठ है, ये कमर है, ये पैर है और ये जो अंदर का हिस्सा है, ये आभ्यंतरिक अंग है। जैसे सेंटर में यहाँ पर एकदम बीचों-बीच यहाँ हार्ट है और हार्ट के बाद में इसके आजू-बाजू फेफड़े हैं। फेफड़े के बाद में यहाँ पर शुरू होता है लिवर है, इसके ऊपर स्पाइन है, ये है स्प्लीन है। यहाँ पे यदि किसी को डायबिटीज़ है तो इस पॉइंट पे यदि दबाएँगे तो उसे बहुत ज़ोर से दर्द होगा। और यहाँ पर पेट का ये मुँह का पॉइंट है। इसके अंदर के हिस्से में यहाँ पर हमारी आंतों का पॉइंट है और इस तरह ये पूरा हमारा सिर हो गया, ये गर्दन हो गई, ये पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा और फिर ये पैर हो गए और ये जो तिकोना हिस्सा है, ये हिस्सा ऐसा है कि यदि किसी को कोई तनाव है तो यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है जिसको कि चीनी में उसका नाम है शन-मन। शन का मतलब होता है स्पिरिट आत्मा, आत्मा का द्वार यानी गेट ऑफ द स्पिरिट। तो ये पॉइंट यदि टेंशन हो, तनाव हो तो इसको यदि दबाया तो बहुत ही आपको उससे चिंता से मुक्ति मिलेगी, टेंशन कम होगा। तो बिना दवा खाए यदि आप अपना टेंशन कम कर सके तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में फिर से कोरोना की वापसी सुन रहे हैं तो हर व्यक्ति चिंता में है कि कहीं फिर से कोरोना आ रहा है क्या? कहीं कितने केस मिल रहे हैं, कहीं कितने की कुछ केस हमारे शहर में भी मिल गए। तो हर जगह ऐसा डर का माहौल है क्योंकि पिछले 2020 से लेकर के 21-22 में बहुत ज़्यादा कोरोना का वो था और कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग बेरोज़गार हुए, बहुत कुछ हुआ। तो अब दोबारा से जब उसकी खबर सुनी तो सबके मन में दहशत सी है, डर है। तो उस डर का उपाय है कि अपने कान का ये हिस्सा, इस हिस्से को ये ट्रायंगल जो है, ये तिकोना है ना, यहाँ का कॉर्नर जो है, इस हिस्से को दबाएँ और यदि आपको लग रहा है कि अरे! सही-सही पॉइंट कैसे खोजा जाएगा, तो कोई भी माचिस की तीली लेकर के या ऐसे ये पेंसिल लेकर के इस तरह से इसे दबाएँ। अब इतना भी यदि संभव नहीं हुआ तो क्या करना, एक बैंडेड लेना, बैंडेड लेके उसमें ये बैंडेड है, बैंडेड में एक दाना लगा है, छोटा-सा दाना है, राई का दाना है समझिए। तो ये बैंडेड में एक दाना लगा है, तो बिल्कुल छोटा-सा दाना है। तो जो सामान्य वो मिलता है ना पट्टी लगाने के लिए बैंडेड मिलता है और नहीं तो जो ये अपना चिपकाने के लिए जो कपड़े वाला वो मिलते हैं, टेप मिलते हैं, वैसा उसको लेके उसका छोटा-सा टुकड़ा करके उसमें एक राई का दाना स्टक कर दिया, चिपका दिया और उस च राई के दाने को
जहाँ पर मैंने पॉइंट बताया, ये पॉइंट यहाँ पे, इसकी जगह मैं यदि बिंदी लगा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उस पॉइंट को यदि दबाएँगे, तो निश्चित है आपको आराम मिलेगा। तो पूरा शरीर ही सब दबा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। ये देखिए मैंने एक बिंदी लगा दी इसमें, ये पॉइंट है। रंजना बहन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है दीदी, बढ़िया दिख हाँ, रहा है। हाँ तो जैसे डॉक्टर भारद्वाज हैं, उन्होंने बताया था पिछली बार आपको कि मैं इतने साल से ये कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं देखिए आयुर्वेदाचार्य हूँ, और 1975 1975 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, है ना। तब मैं आयुर्वेदाचार्य बनी थी। उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद फिर सरकारी नौकरी में इसमें चिकित्सा अधिकारी बन गई। तो आयुर्वेद आयुर्वेद ही पढ़ती रही, वही करती रही। लेकिन आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी कि 1984 में, जहाँ मैं रहती हूँ भोपाल में, एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। बहुत जहरीली गैस भोपाल में लीक हो गई थी यूनियन कार्बाइड से। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, और मुझे सांस में बहुत तकलीफ थी, और बिल्कुल मरणासन स्थिति में थी। और तब मुझे दुनिया के सारे डॉक्टरों ने मुझे ट्रीट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक डॉक्टर ने एक्यूपंक्चर किया, जिससे कि मुझे बहुत आराम हुआ। तो तब मैं अपना इलाज कराने के लिए चीन गई, और चीन में सरकार ने मुझे दी थी फेलोशिप। तो 1994 में मैं चाइना गई, और 97 तक, यानी 3 साल तक मैंने ये अपना इलाज भी करवाया, और साथ में पढ़ाई भी की, सीखा भी। तो अब जो मैंने सीखा है वो लोगों का इलाज करती हूँ। लेकिन आप दूर बैठे भाई बहनों को कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो आपको, जो सरलतम है, सबसे आसान तरीका है, कान से अपने आप को पहचानो, अपने रोगों को जानो, और अपनी चिकित्सा स्वयं कर सको। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, है ना। तो आप इसके लिए पूरा ऐसा कान खरीदना और उसको जानना और उसको याद करना पॉइंट, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि माँ के गर्भ में जैसे बच्चा होता है, गर्भस्थ शिशु, सिर का हिस्सा नीचे और पैर का हिस्सा ऊपर। तो ये हो गया सिर का हिस्सा, ये गर्दन का हिस्सा, ये पीठ का हिस्सा, जैसे बच्चा मुड़ा हुआ है, और ये पैर है, कमर का हिस्सा है, ये पैर मुड़े हुए हैं, ये घुटना है, और इसके बाद में ये टखना है, और पैर की उंगलियां हैं। ठीक इसके पीछे पीछे चल रहा है हाथ वाला। तो हाथ के यहाँ पर ये कोहनी है, इसके ऊपर ये कलाई है, फिर ये हाथ है, और सबसे ऊपर हाथ की उंगलियां हैं। तो इस तरह से, और जो बीचों बीच देखा आपने, ये गड्ढा है, जो इस गड्ढे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि आज भी हमारे गांव में यदि किसी को अस्थमा हो, दमा हो, तो उसके कान में यहाँ पे छेद कर दिया जाता है ना, और उसका दमा ठीक हो जाता है। और हमारे भारतीय सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। उन 16 संस्कारों में कर्ण छेदन एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जो क्रियाएं हैं, अंतिम क्रिया जो है, मृत्यु है, शमशान जा रहे हैं।
तो जब पैदा हुआ बच्चा तो उसका जो है नामकरण किया जाता है, उसके साथ उसका कर्णछेदन किया जाता है। मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन पूरे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में कर्णछेदन भी एक संस्कार है और अधिकतर पुरुषों बच्चे को, बालक को, बालिका को दोनों का ही कर्णछेदन किया जाता है। तो कुछ जब भी आधुनिकतावादी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, लड़कियों का तो कर्णछेदन किया जाए, लड़कों का कान में उनको थोड़ी बाली पहननी है, उनका क्यों कर्णछेदन किया जाए, कर्णछेदन। तो एक तरह से बीच के कुछ ये 50 से लेकर के 80 तक के दशक में, 90 तक के दशक में समझिए कि ये पुरुष जो है अनिल, घर की जो बच्ची पैदा हुई तो उसका तो कर्णछेदन किया जाता था, लेकिन बालक का कर्णछेदन नहीं करते थे। लेकिन आज फैशन के बतौर पे लड़के भी कर्णछेदन करवा रहे हैं, कर्णछेदन बाली पहन रहे हैं। तो ये क्या है, आंखों का बिंदु है। आप देखिएगा गौर से, ये जो है सेंटर में, ये आंख का बिंदु है। यानी पूरे इस ईयर लोब को, इसको यदि हम 9 में भाग करें, 9 से भागित करें, इस तरह से 2 लाइन खींचें, इस तरह से ये जो सेंटर है, ये आंख का बिंदु है। तो यदि इस बिंदु पे हम कर्ण छेदन करते हैं तो हमारी आंखों की ज्योति तेज होती है। तो यदि आंखों की ज्योति अच्छी होगी तो उसके लिए कर्ण छेदन तो होता ही है। उसके अलावा यदि हम उस बिंदु पर दबाव डालें, कान को इस तरह से दबाव डालें, अब बाली तो पहने ही है, पर जैसे पुरुष वर्ग है, उनको संकोच होता है कि क्या औरतों की तरह हम बाली पहने। हालांकि राजस्थान में लड़कों का कर्ण छेदन आवश्यक है। जैसे डॉक्टर भारद्वाज बता रही हैं, कुसुम भारद्वाज की भाई राजस्थान में ये कंपलसरी है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर भारद्वाज को इसकी जानकारी है, और भी आपके जो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं इनको पता होगा कि बहुत से प्रदेशों में कर्ण छेदन, मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में ये कर्ण छेदन की और बाली पहनने की प्रक्रिया है। और उसके बाद आज का जो सिने जगत के लोग हैं, जितने फिल्म स्टार हैं, ये इन लोगों ने इसको और बढ़ावा दे दिया कि भाई कान में बाली पहने। उन्हें खुद ने अपने कान में छेद कराया, तो अब युवा पीढ़ी उनको देख करके वो भी कर्ण छेदन करा रही। तो अच्छी बात है, अपने आप ही यहाँ प्रेशर बन रहा है कान में, इसको बाली पहनने से इसमें जो है यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, तो आंखों की ज्योति तेज होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने बताया कि कान में छेद करने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, तो क्यों ना हम पूरे पूरे ही कान का नृत्य से इस तरह से छेद कर ले, बाली पहन ले। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सब जगह बहुत सारी नर्व्स हैं जो डैमेज हो सकती हैं। और इसमें कान में इतनी सारी रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं कि आप हर जगह छेद कर, तो कहीं से ब्लीड कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कोई नर्व जो है डैमेज हो सकती है। तो हर जगह छेद नहीं किया जा सकता है ना? तो ये सोचिएगा। तो अभी यहाँ वेदर काफी चेंज हो रहा है, अब काफी धूल सी उड़ रही है, आंधी चल रही है। ये तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें, जैसे किसी को गर्दन में तकलीफ है ना, गर्दन में दर्द है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये गर्दन का हिस्सा है। तो बहुत सारी लड़कियों ने पूछा, जो आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, कि हमें गर्दन में तकलीफ है तो क्या हम यहाँ छेद करा लें। तो उन्होंने यहाँ यहाँ इस जगह, यहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी बालियां पहन ली हैं। तो उनका कहना है कि इसको करने से हमें बड़ा फायदा होगा।
अरे जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कान में छेद कर ले। तो सबको मैं ये सलाह दूंगी कि पूरे सुबह उठ के अपने कान को इस तरह से, पूरे कान को इस तरह दबा के ऐसे खींचे। तो नीचे से ऐसे ऊपर जाएं, ऊपर जाके फिर इसको ऐसे खींचे, फिर ऊपर से नीचे आते हुए फिर इसको दबाएं और खींचे। और जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर हार्ट है ना। तो जैसे ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ से दबाते हुए ऐसे ऐसे ऊपर पहुंचे, यहाँ तक आए, फिर इसको खींचा कान को, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आए, दबाते दबाते इस तरह नीचे आए, और फिर यहाँ तक आके फिर कान को खींचा। तो इससे क्या हुआ कि जितनी नस नाड़ी है वो सब खिंच जाएंगे। फिर उसके बाद जो बीच का हिस्सा है, इसे भी इस तरह से दबाव डालते जाएं अंदर। तो इस तरह पूरे कान को हमने दबा दिया, तो वो पूरे कान की एक तरह से मालिश हो गई। इसके बाद में कान को इस तरह से ऐसे भी दबाएं, इस तरह से जो पीछे का हिस्सा है ना, उसको भी इस तरह से स्क्वीज करना है, ऐसे ऐसे करके दबाना है। ऐसे 2-3 बार कर लें, और इस तरह से दबाते हुए नीचे खींचना है, नीचे से दबाते हुए ऊपर जाना है। तो ये यदि करते रहेंगे सुबह उठ के दिन में, एक बार सुबह तो जरूर कर लें, और समय मिले तो दोपहर में एक बार कर लें, और शाम के वक्त कर लें। तो जैसे अपने 3 बार आहार लिया, उसी तरह समझ लीजिए कि 3 बार हमें उसको मसाज देना है, उसको हमको मालिश करनी है। तो पूरे शरीर की मालिश करने का समय नहीं है, तो कान को ही दबा लें। तो उससे आपका समझिए कि पूरे शरीर की आपने मालिश कर ली है। इसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं सफर में हैं, कहीं किसी काम में व्यस्त हैं, अचानक आपको बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। उस समय पास में कोई चिकित्सालय नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो जो ये हिस्सा है, ये मस्तिष्क का है, ये उठा हुआ हिस्सा जो है, ये वाला, ये हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझिए फोरहेड है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये पूरा, ये हमारे मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। तो यदि इस हिस्से को आपने खूब से जोर से दबाया, तो उसका असर आपको तुरंत लगेगा कि हाँ, सिर दर्द कम हो गया। उसके साथ मैं आपको बॉडी का पॉइंट भी बता देती हूँ कि शरीर में भी आप कौन सा पॉइंट दबा सकते हैं। तो वो भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। ये हाथ का ये वाला पॉइंट, अंगूठा, और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी है, इसके बीच में इस बिंदु पर यदि हम दबाव डालें, तो जो उठा हुआ हिस्सा है ना, ऐसे मोड़े तो जो उठा हुआ हिस्सा है, इस बिंदु पर यदि दबाव डालें, तो ये सिर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। आ, प्रदीप राज जी, अभी प्रश्नोत्तर का हम सेशन अलग से रखें? आ, जैसे अभी बता रही हूँ मैं आपको कि ये पॉइंट जो है सिर दर्द के लिए, नाक कान गले सबके लिए बहुत अच्छा है। तो चाइनीज में इसको बोलते हैं ऊ, मतलब ऊ यानी 5 है ना। तो यानी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान गला, तो ये पूरी जो हमारी मान लो नाक बंद है, या गले में खराश है, या कान में कुछ सनसनाहट हो रही है, सिर में दर्द है, तो ये सारी चीजों के लिए ये बिंदु जो है, ये चाइनीज में इसका नाम खू है। तो ये जो बिंदु है, इसको आप दबा सकते हैं।
इसको कैसे खोजें कि शरीर में सही बिंदु कैसे पकड़े, तो उसके लिए क्या करें कि अपने अंगूठे की ये वाली लाइन जो है, इसको हाथ का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे अंगूठा ऐसा रखें, इस तरह से। ये वाली लाइन जो है, इस हाथ की, दाहिने हाथ की ये लाइन जो है, इसको ऐसा हाथ रख के यहाँ पे रखें, और जहाँ पर अंगूठा टच हुआ, जहाँ पर अंगूठा टच हुआ वही बिंदु है ये। ऐसा करने पे जहाँ अंगूठा टच हो रहा है ना, ये बिंदु है। तो इससे तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। यदि सिर दर्द हो रहा है तो उसमें आराम मिलेगा। यदि नाक बह रही है, नाक बंद है, आप कभी कोशिश करिएगा यदि कि आपके साथ में कोई है और सर्दी जुकाम के कारण उसके दोनों नॉस्ट्रिल बंद हो गए, नाक एकदम बंद हो गई है, सांस नहीं ली जा रही, अरे अरे नाक बंद है, क्या करें, सर्दी है, नाक बंद हो रही है। उस समय क्या करें, उसका हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के जोर से ऐसे ऐसे करके ये दबा दीजिए हाथ को। इस तरह से ऐसा करके खूब कस के दबा दीजिए, इसकी चीख निकल जाए। तो उसे उसको मतलब तुरंत उधर दर्द हो रहा है हाथ में, लेकिन उसके साथ में उसकी नाक खुल जाएगी, और तुरंत उसको अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए, ऐसा परमानेंट ठीक हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। दूसरा, आपको ये बिंदु इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अ, पूरी हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर असर करता है, और बाकी हमारी प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो ये आपको बताया मैंने कान के खास खास बिंदु। रंजना जी, जो इसमें बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, तो उनको अक्सर मासिक धर्म में दिक्कत होती है। कभी वो डिले हो जाता है, कभी जो है समय से नहीं आ पाता है। तो उस समय यहाँ पर जो गड्ढा है ना, ये इसके अंदर, ये दिखाई दिया आपको, मैंने इस गड्ढे में यहाँ पे लाल बिंदी लगाई है, ये एंडोक्राइन का पॉइंट। तो ये कान का जो ये हिस्सा है, ईयर रो, इसके बाद जो ये गड्ढा है, ये एंडोक्राइन का पॉइंट है। तो यदि डिले हो गया है, तो यदि ये काफी हफ्ते 10 दिन आगे बढ़ गया, कभी 1 महीने तक नहीं आया, तो फिर चिंता होती है कि क्यों नहीं आया। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि खून की कमी हो, तो उसके कारण भी मासिक धर्म डिले हो जाता है, देर से आता है, कभी कभी रुक जाता है। जो कई महिलाओं को ऐसा होता है कि खून की कमी है और मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, और उतने आहार विहार पे ध्यान नहीं दिया तो खून की कमी हो गई, तो उसके कारण भी उनका मासिक धर्म समय से नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है, तो उनको तो तुरंत फायदा हो जाएगा। लेकिन यदि वो स्त्री, वो लड़की गर्भवती हो गई है, तब ये पॉइंट यदि लगाया तो उसका महीना नहीं आएगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि यदि कान में एक इसको राई का दाना लगा के और इस पॉइंट को दबा दिया तो मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। चलिए, इस संदर्भ में अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया अम, स्वास्थ्य की बात, तो एक स्टोरी सुनाती मैं आपको इसी बिंदु को लेकर के। 1997 में मैं 3 साल के बाद अ, चीन से लौट कर आई। तो मेरी पद स्थापना पुराने शहर, भोपाल के पुराने शहर में एक यूनानी शफा खाना है। तो उसमें यूनानी चिकित्सक भी बैठते थे और 4 आयुर्वेदाचार्य भी बैठते थे।
तो मेरी पोस्टिंग वहाँ हो गई। तो वहाँ पर ज़्यादातर बुर्के वाली मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा आती थी। तो एक महिला आई, उसके 10 बच्चे पहले से थे और 4 महीने से उसका महीना नहीं आया था। और उनके धर्म में ये मनाही है कि यदि बच्चा आ गया है तो आ, बच्चा गिरा नहीं सकते हैं। ये उनके यहाँ बड़ा ऐसा नियम है। अब वो महिला सोच रही थी कि यदि 10 बच्चों के बाद अब 11वां बच्चा मैं पैदा करती हूँ तो या तो मैं रहूंगी या बच्चा रहेगा, बचना मुश्किल है। क्योंकि खून की इतनी कमी है, मैं इतनी कमजोर हूँ और ऊपर से मैं 10-10 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। तो अब यदि कुछ होता है तो मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसी स्थिति में भी उसको यही लग रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। और वो अस्पताल नहीं जा सकती थी कि वो अबॉर्शन करा ले। बड़ी उस पे निगरानी उसका पति ही लेकर आया था, तो उसको बहुत डर लग रहा था। फिर वो बाहर खड़े थे, फिर उसने कहा कि डॉक्टरनी भाई कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बिना दवा के और बिना कोई ऑपरेशन के ये बच्चा गिर जाए। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, देखें क्या होता है। तो मैंने उसको ये पॉइंट जो मैंने बताया आपको, एंडोक्राइन का ये वाला पॉइंट, ये मैंने उसमें एक राई का दाना लगा दिया। ऐसा अभी तो ये ऐसे वाले मिल जाते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है, केवल एक राई का दाना एक एडेसिव बैंडेड पे छोटा सा काट के लगा दिया तो भी पर्याप्त है। अब मैंने उसे उस महिला को वो लगा दिया। इसके बाद में वो घर चली गई और उसको तुरंत महीना शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई। और उसके बाद क्योंकि अब उसको 4 महीने से नहीं आया था तो इसलिए कुछ ज्यादा हो गई। तो उसको लगा कि बच्चा गिर गया। जो 4 महीने का रुका हुआ था वो बच्चा गिर गया। अब ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे जो है पुराने शहर में, शाहजहानाबाद और उधर पूरे शहर में एकदम से ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह पूरे शहर में ये बात फैल गई। तो अगले दिन रात को फोन आया। उस जमाने में 97 में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ लैंडलाइन होता था। तो वो भी घर पे एक ही होता था, कोई हर कमरे में हर किसी के पास नहीं होता था। तो तो वो जो महिला है, किसी लड़के का फोन आया। अब फोन मेरे पिताजी के सिराने रखा था। तो कहने लगे कि वो उनसे डॉक्टरनी बाई से बात करा दो। मेरे फादर ने कहा कि नहीं, अभी वो सो रही है, रात को 12 बजे, कल बात कर लेना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, मुझे अभी बात करा दीजिए प्लीज। ऐसा बड़ा उसने वो किया। फिर मेरे पिताजी ने आवाज लगाई कि देखो बेटा, तुम्हारा कोई मरीज का फोन है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी को रात को मैंने किसी को नहीं कहा फोन करने को। क्या मेरे यहाँ तो कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं होती है। बोले नहीं नहीं, सुन लो भाई, किसी का फोन है। मैं आई, सुना मैंने, तो बोले कि वो फला फला का अपने कान से बच्चा गिरा दिया, तो ये है लड़की, इसका भी ऐसा कर दो, कान से बच्चा गिरा दो, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। तो मैंने पूछा क्या तुमने वो यूरिन टेस्ट कराया है? बोले हाँ कराया है, उसको 4 महीने हैं। और डॉक्टर ने तो बोला है इसका जो है डीएनसी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो नहीं, हमको वो नहीं कराना है, आपने जैसे उसका किया है, क्या नाम था उसका, फरीदा नाम था, तो उसका करा है वैसे ही ना इसका भी कर दीजिए, कान से बच्चा गिरा दीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, उसको दिन नहीं चढ़े थे, उसको तो केवल खून की कमी से महीना नहीं आया था इसलिए ऐसा हुआ। नहीं नहीं, आप करिए। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने फोन रख दिया। फिर से उसने फोन लगाया। मेरे पिताजी बहुत नाराज हो गए, ये क्या करती हो तुम, क्यों फोन नंबर दिया? मैंने कहा मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया।
तो उसने हमारे इंचार्ज थे उनको फ़ोन करके नंबर लिया, क्या किया, फिर से फ़ोन लगाया, तो वो बोलते हैं कि आप कितने पैसे लेंगी? काहे के पैसे? नहीं, नहीं वो बच्चा गिराने के। कहा नहीं भई ऐसे कान से बच्चा नहीं गिरता है। बोले नहीं आप 5,000 ले लीजिए। कहा नहीं भई नहीं। अच्छा 10 ले लीजिए। कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। बोली नहीं मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लड़की प्रेग्नेंट है और उसका वो टेस्ट भी पॉज़िटिव आया है, तो हम ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, तो आप ऐसा करिए। अब मैंने उसको इतना समझाया, नहीं माना। फिर मैंने रिसीवर अलग रख दिया कि चलो अब तो फ़ोन ही ना करे। तो इस तरह यानी कि इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो गई कि यार लड़की जिसको पहले डिले हुआ है, वो आके बोले कि नहीं हमको तो कान से बच्चा गिरा दो। तो ये ऐसी बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए मज़ेदार घटना थी। तो वाक़ई मैंने जाना कि ये कान के पॉइंट कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया कि क्यों ना मैं ये और लोगों को सिखाऊँ कि और लोग इसे जानें और अपने हाथ से स्वयं कर सकते। कोई इसमें कोई काट-पीट तो है नहीं, कोई सुई तो चुभाना नहीं है, किसी तरह से कुछ ऐसे कान को आहत नहीं करना है, एक दाना चिपका देना है, तो ये तो कोई भी कर सकता है। और एक राई का दाना यदि चिपका दिया तो कोई उससे ऐसा नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो फिर ऐसे मैंने बहुत से लोगों को जहाँ-जहाँ महिला मंडल है, किसी की किटी पार्टी है, तो उसमें जाके महिलाओं को ये सिखाया। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे के.एस. शर्मा, उनकी पत्नी अभी तो वो रही नहीं, तो जब वो थीं उनका मैंने बहुत दिन इलाज किया। फिर उनके 2 बेटों की शादी हुई तो उन्होंने कहा बहुओं को भी सिखाओ। फिर उनकी बहुओं ने कहा कि हमारी सहेलियों को भी सिखाओ। फिर आईसोवा आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ्स का एसोसिएशन है। उन्होंने कहा आप उसमें आइए, तो 5 दिन का वर्कशॉप लिया, तो वहाँ सिखाया। तो इस तरह ये एक छोटा-सा काम है और छोटी-सी बात है कि अपना ही कान है और अपना ही इलाज अपन स्वयं कर सकते हैं। तो अब कोई बड़ी बीमारी है तो वो तो न जाना पड़ेगा अस्पताल। लेकिन यदि हम बिना अस्पताल गए, बिना किसी दवा के अपने आप को स्वस्थ रख सकें, तो उसके लिए बस अपने कान को इस तरह से दबाते रहें, तो एक तरह से सारे पॉइंट प्रेस हो गए और उसके साथ में उनकी ऊर्जा बढ़ गई। तो वैसे भी देखिए तो अपन इस तरह जब पूजा करते हैं तो भी कान पकड़ते हैं, है ना? बचपन की याद करो जब कोई पहाड़ा याद नहीं आता था, कोई अपना होमवर्क नहीं होता था तो गुरुजी सजा देते थे ऐसे कान पकड़ो, कान खींच के खड़े रहो और तुम मुर्गा बना देते थे, मुर्गा बनाने के बाद भी कान को पकड़े रहना होता था। तो ये उसको आजकल अभी एक बिल्कुल नया वो शुरू हुआ है कि जो मुर्गा बनाने की सज़ा हमारे यहाँ तो अब आज के समय तो नहीं पर हमारे बचपन में तो ये बहुत बड़ी सज़ा होती थी। मुर्गा बना के खड़ा कर दिया। अब जब तक क्लास चल रही खड़े रहो, जब तक कि पूरा पीरियड स्कूल चल रहा है, मुर्गा बन के बैठे रहो। तो वो हमारे पूरे ब्रेन को एक्टिव करता था, ये ब्रेन का पॉइंट है ये। ये वाला जो मुर्गा बनाते थे ना, इसको पकड़ते थे ऐसे करके, तो वो ब्रेन का पॉइंट होता था, उससे हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होती थी। तो अभी नया एक विदेश में इस पे अनुसंधान किया गया है कि जो मुर्गा बनाने वाली पोजीशन में और कान को ऐसे पकड़े रहने से बुद्धिवर्धक है और अपनी मेमोरी बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और शरीर के सारे अंगों का विकास होता है यदि इस तरह से बैठते हैं तो। तो ये एक नया रिसर्च हो गया। तो आप सब लोग योग से जुड़े हुए हैं
तो आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, और इस जो है कान पकड़ के और बच्चों को जो सजा दी जाती है ना, तो अब उनको समझाइए कि बिना सजा के भी कान पकड़ के कुछ देर अभ्यास करें। तो ये सजा नहीं है, आपके लिए एक स्वस्थ रहने की एक विधि हो गई कि आप अपना कान दबाइए और रोग भगाइए। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। समय अभी अभी समय है। तो कान के बारे में मैंने आपको इतना बताया। इसके अलावा प्रश्न आज करना चाहे या कल करना चाहे या दूसरा सेशन रखें, तो मेरे ख्याल से हाँ, डॉक्टर भारद्वाज बता रही हैं कि जापान में एक प्रतिदिन स्कूल में कराया जाता है। तो बिल्कुल बहुत से देशों ने ये शुरू कर दिया है कि भाई कान दबाओ, रोग भगाओ। इस तरह का अपने कान दबाना बहुत जरूरी है। तो ये हमने चीन जाकर सीखा, और फिर अपने बचपन को याद किया कि कई बार जो पहाड़े याद नहीं होते थे, और मैंने संस्कृत पढ़ा तो संस्कृत में कारक रचनाएं होती थी, जो कि रामः रामः वो पढ़ते पढ़ते जो है ना, तो उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष इसमें गड़बड़ हो जाती थी, और तो उसके लिए बड़ी डांट पड़ती थी, और कान पकड़ के खड़े हो जाओ बेंच पे। तो ये बड़ी और ये कहा जाता था कि सामने ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो जाओ जब तक क्लास चल रही है। तो वो बड़ी वो होती थी कि अरे सबके सामने कान पकड़ के खड़े हो गए। पर आज की तारीख में आप सबको ये बताना चाहूंगी कि कान को पकड़ के दबाइए, तो ये आपके स्वस्थ होने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है कि बिना दवा बिना कुछ के आप अपना स्वयं का कान दबाइए और स्वयं को अपने आप को ठीक रखिए। तो ना किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत है, ना किसी अस्पताल जाने की जरूरत है। तो हाँ जी, दिनेश जी कह रहे भी भक्तियां याद करना आसान होता था। सही बात है। देखो बचपन याद करिए कि कैसे गुरुजी कान पकड़ते थे। आज की तारीख में यदि कान पकड़ा तो आपके ऊपर केस दायर कर दिया जाएगा। जरा सा हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को, कभी पिटाई नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो है वीडियो वीडियो क्या हुआ, वीडियो ऑडियो था। तो हम्म, है ना मजेदार चीज। कान अपना बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। मजेदार है। हाँ जी। बहुत बहुत मजेदार है आदरणीय बहन रश्मि जी। हाँ हाँ और जी। ये जो आपका प्रसन्न चेहरा है ना, हम्म। और बढ़िया, पिछले 2 साल में जब आए थे तभी भी आपका ऐसे ही चेहरा था प्रसन्न बिल्कुल, और आज भी ऐसे ही दिख रहे हैं आप। और वो जो बड़ी बिंदी है वो बड़ी दिख रही है, उसका भी कुछ आप थोड़ा सा बताइए कि आजकल तो छोटी बिंदी लगाते हैं मगर आप बड़ी बिंदी लगाते हो, उसका भी थोड़ा रीजन बताइए। ये हमारा आज्ञा डॉक्टर चक्र है ना। डॉक्टर बिंदी लगाए, डॉक्टर बिंदी लगाए और हमेशा लगाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमेशा इसका तो राज लगाते है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप आए थे तब भी मैंने लगाई हुई थी, मेरी क्लिनिक में भी लगाई हुई थी मैंने। जी 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 हाँ, जब हम आए थे तब भी रश्मि जी लगाई की थी आप। डॉक्टर रश्मि जी की बिंदी बहुत फेमस है, मेडिकल साइड में पूरे उसमें भी बहुत फेमस है। और तो और जब ये चाइना गई थी तब वहां पर भी जब स्टेज पर साड़ी पहन के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के जब इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, तो वहां के जो हेड थे, वहां के जो मुख्य थे, उन्होंने प्रणाम करके, झुक के प्रणाम करके भारतवर्ष के लिए, इंडिया के लिए प्रणाम किया था। और ये बात बताई थी कि ये जो हमारा एक्यूप्रेशर का की जो विद्या है, ये
भारत से ही आई हुई है और मुझे बहुत गर्व है कि आज वहाँ की वो मतलब प्रतिनिधित्व जो कर रही है वो हमारे बीच में है। तो रश्मि जी का कहना था कि मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरे देश के लिए ये बात कही गई वहां पर चाइना में, बहुत बड़ी बात है। और हमेशा रश्मि की बिंदी हमेशा रहती है, बिल्कुल कोई भी हो। एक बात मैं और साथ में बोलूंगी, और किसी के हैंड रेज नहीं है अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय ले रही हूँ। अभी जो बात हुई कि स्वाइन फ्लू सॉरी कोरोना का भी बहुत फिर से भय आने लगा है। तो देखिए रश्मि जी, आप भी मानती होंगी इस बात को कि कोई भी एपिडेमिक आता है या किसी भी प्रकार का स्पोरेडिक है या एपिडेमिक है कुछ भी, तो वो उस समय तो रहता है, किंतु फिर भी वायरस म्यूटेशन करते हैं और उस समय तो चला जाता है एपिडेमिक, किंतु बाद में कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ छोटे छोटे रूप में वो रहता है। तो अभी भी वही वाली स्थिति आई है और जितने केस हैं नहीं उतना ज्यादा हल्ला मच रहा है। तो मेरी ये एक सलाह, और मैं अपने योगाहार परिवार के हमारे भाई बहनों से तो ये सलाह है कि देखिए किसी भी बीमारी का कोई हल्ला हमें नहीं मचाना है। और जैसे अभी बात हुई कि मानसिक चिंता उसके कारण हो जाती है, तो जो ब्रेन है हमारा वो भी ये हमारे योगाहारी तो सभी रोज ही सुन रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वही सब कुछ करता है। तो यहाँ ही हमको वो दिमाग में चिंता नहीं लाना है। प्लस ये जो स्वाइन फ्लू, जब स्वाइन फ्लू आया था, जब चिकनगुनिया आया था, तब भी स्पोरेटिक आया था, एपिडेमिक तो नहीं था, फिर भी काफी बड़े बड़े एरिया में आया था। और आज भी उसके केसेस, उस समय भी बड़ी डेथ हुई थी, स्वाइन फ्लू के कारण डेथ हुई थी, हमारे कई डॉक्टर्स की भी डेथ हुई थी। तो पर अभी भी कहीं 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 वो चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के केसेस मिलते हैं। तो ठीक है, ऐसे तो बीमारियों के बहुत सारे केसेस मिलते रहते हैं, परंतु अभी जो चूंकि बहुत बड़े भयंकर रूप में जो कोरोना का जो डर फैला हुआ था और उसके कारण जो नुकसान हुआ, किंतु वर्तमान समय में जो इक्के दुक्के केसेस अगर आ रहे हैं तो वो वैसा वाला म्यूटेशन नहीं है, उतना सीरियस। तो दूसरी बात, अगर है भी जो भी है, हमें अपने दिमाग में उसका भय लेके नहीं बैठना है, अदरवाइज हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है और जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तभी हम कोई बीमारी पकड़ पाते हैं, अदरवाइज हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई बीमारी हम नहीं पकड़ पाते। तो हमारे योगाहारी भाई बहन जो हैं उनको तो मैं ये सलाह दूंगी कि रोज योग कर रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं, रोज प्राणायाम कर रहे हैं। और सौभाग्य से हमारी रश्मि मैडम ने कान का जो इतना बढ़िया पहले भी बताया और अभी भी बताया है, तो कान दबा के, साथ में हमारे मनोहर अपना ML गौर साहब ने एक्यूप्रेशर का भी सारे पॉइंट्स बताए थे। तो इन सारी पद्धतियों को प्रतिदिन अपना के 5-10 मिनट निकाल के प्रतिदिन अपना के और अपनी इम्यून सिस्टम मजबूत करें और दिमाग से ये भय निकाल दें कि कोरोना आने वाला है, बल्कि दूसरों को भी ये बताएं कि आपको ये भय नहीं रखना है, ये भय ही भूत का डेरा होता है। यही बस मेरी एक सलाह थी। इतना मैं बोल के बहुत 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 धन्यवाद। रश्मि जी, आपका भी बहुत बढ़िया केयर हमेशा ही रहता है और बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर भारद्वाज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा बताया कि किस समय जो स्वाइन ये आ रहा है, कोरोना का जो डर है ये सबसे ज्यादा है। आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि लोग जो है डरे नहीं, कि इसको एक साधारण इन्फ्लुएंजा, इसको इस तरह का समझ के इसको भूल जाएं, लेकिन प्रिकॉशन ले, जैसे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए, और जाए तो थोड़ा मास्क कभी से लगाना शुरू कर दें, जहाँ जाए तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और अपने आप को बचा प्रिकॉशन के लेना है, प्रिकॉशन लेना है। और जो आपके कोरोना के समय जो प्रोटोकॉल फॉलो किया था, उस प्रोटोकॉल को अभी भी फॉलो करना है, अभी भी वो फॉलो सबसे करना पहले, चाहिए। क्योंकि वो प्रोटोकॉल हमारा शुरू में भी, आरंभ में हमारे बुजुर्गों ने भी शुरू से भी वो वही प्रोटोकॉल अपनाया करते थे, इसीलिए बीमारियों से बचा करते थे। बीच में वो सारी बातें भूल गए। तो उस प्रोटोकॉल को अपनाएं, साफ सुथरी सफाई रखें, अपने आप को किसी भी प्रकार से उसमें न जाएं। और साथ में सिंपल जो साधारण फ्लू के रूप में ये आ रहे हैं सिम्टम्स, एक जो सर्दी जुकाम खांसी जो फ्लू के रूप में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको सिम्टोमेटिक
हिसाब से थोड़ा सा मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में अपने ये सबसे बड़ी मेडिसिन तो ये कान दबाओ, रोग भगाओ, और एक्यूप्रेशर जो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने तो नहीं अटेंड किया था, पर शायद डॉक्टर गौर साहब ने एक्यूप्रेशर के बारे में काफी बारीकी से समझाया था। तो ये सब करें और अपने आप को बचा के रखें, और आसपास, बल्कि हमें तो वो सारी बातों को अवेयरनेस लाना है, उस बात में हमें खुद को नहीं डरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जो आपने कहा ना कि डर को भगाए। तो जब डर लगे तो कान को दबा ले, इस तरह से तो जो शनमन है यानी आत्मा का द्वार, वो वाला पॉइंट जो है इसको खींचते रहें, याद करते रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बहुत यदि हम सुंदर आदरणीय कुसुम दीदी ने हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रश्मि दीदी से संवाद किया, और बिल्कुल ये निश्चित है अगर कोरोना भी आए तो ये मैंने भी जब कोरोना आया था तब महसूस किया है, अगर हमने कोरोना में जैसे योग हमारा दिन ब दिन रहता ही है दिनचर्या में रोज, और योग और आहार अगर हमारा स्वस्थ रह सकता है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो कोरोना भी ये जो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और उससे हम सेफ रहते हैं। हमारे तक जो कवच रहता है तो उस कवच की भांति हमारी रक्षा करता है। इसीलिए ये तो जब कोरोना था तब भी हमें कोरोना के कोई भी सिम्पटम्स नहीं थे, इसलिए मैंने तब भी अनुभव किया है और अभी हम सभी ना डरे। ये बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम दीदी ने बात कही है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुसुम दीदी के साथ जो हमारे मुख्य वक्ता उन्होंने भी आज अपने जीवन के अनुभव अनुसार जो कार्य कर रही है, 40 साल के जो उनके सेवानुभव अपने कान के द्वारा रोगों का निदान कैसे करें, उनका जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, निश्चित योगाहार के लिए, योगाहार में सभी जुड़े महानुभाव के लिए लाभदायक होगा और रहेगा, यही करती हूँ। और इसी के साथ हमारे 3 हैंड राइज़ है, मैं ले लेती हूँ क्योंकि समय है। और डॉक्टर रोशन लाल भैया आप सादर आमंत्रित हैं। जी, सादर प्रणाम सभी सदन के सभी सदस्य को, और हमारी वरिष्ठ जो बहनें हैं दोनों, डॉक्टर रश्मि झा और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी, सब इनको सादर चरण स्तर साष्टांग दंडवत। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद इस सदन को गौरवान्वित करता है। हम बिल्कुल जब भी आपके चेहरे देखते हैं दोनों के तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, और ये हमारा जो योगाहार है वो सही में एकदम फूलने लगता है, तो हम बहुत गौरवान्वित हैं। बहन जी, मेरा निवेदन ये था, हमारी 3-4 बेटियां हैं जो मध्य प्रदेश से जो पतंजलि में वो कर रही है, तो मैं चाह रहा था क्या इनको एक आध सप्ताह का समय दे पाएंगे कि आप सिखाने के लिए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है, आ जाएँ। मैं तो चाहती हूँ कि जितने लोग भी ने सीखना चाहें तो आएँ, बस 1-2 दिन ही काफ़ी है, 1-2 दिन में जो है वो उसको देख के समझ सकती हैं। और जो मरीज़ आपसे आते हैं उनके कान पकड़ के उनको ऐसे दाने लगा के सीख सकती हैं। बिल्कुल जी आ जी, सकती हैं। हम हुँ। हम हम चाह रहे थे आपका नंबर ले लेंगे, आपसे थोड़ा चर्चा कर लेंगे, तो हाँ, समय जब हाँ। रहेगा, अभी क्या अभी इनकी छुट्टी चल रही बहन जी, हाँ, तो इन हाँ, लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये तो हम ऐसा बिल्कुल यानी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है ना वो भी सीख सकते हैं। मैंने जब भी हमारे मध्य प्रदेश का तो विभाजन हो गया 2000 में, इसके पहले जब मैं चाइना से आई 97 में, उस समय एक एनजीओ है वेहाई वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके पूरे देश में 2000 सेंटर हैं। तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि देखिए आप चीन से इतना सीख के आई हैं, तो ये विद्या का थोड़ा प्रचार प्रसार होना चाहिए एक्यूप्रेशर का। तो उन्होंने इस तरह से वर्कशॉप रखी थी, तो मैं रायगढ़ गई थी। अब वो छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ में मैं 5 दिन रुकी थी, तो वहाँ पर जो है मिशनरीज़ का बहुत बड़ा भारत माता नाम से एक बहुत बड़ा वो है, एनजीओ है, स्कूल चलता है उनका। और साथ में वो लड़कियों को हाइजीन के बारे में सिखाते हैं और ये मशरूम उगाना, सब्जियां उगाना, ये सब के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका आग्रह था कि आप आके बच्चों को, ये लड़कियों को सिखाइए कि कैसे स्वस्थ रहा जाए।
और इसके लिए कौन-कौन से पॉइंट दबाने से हमारे शरीर की रोग निवारण हो सकता है। तो उनमें ही एक अच्छी आर्टिस्ट थी बच्ची और उसके पिता दोनों उन लोगों ने ऐसी जो वो वहाँ पे क्या है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में छोटे से प्लास्टिक की शीट देते थे डिलीवरी के लिए जो वहाँ की वो आंगनवाड़ी की सदस्य होती थी वो महिलाओं को तो वो वाली शीट ले आई और उसपे उसने बढ़िया पेंट कर दिया कान और उसमें ऐसे पॉइंट बना दिए और सबसे ज्यादा वहाँ पर गुटखा और तंबाकू का बहुत सेवन होता था तो वहाँ पर गुड़ाखू लगाई जाती मंजन की तरह उसमें वो तंबाकू मिली होती है गुड़ के साथ तो उसको मंजन की तरह इस तरह से करते रहते हैं तो वो नशा हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी वो नशा हो गया कि वो गुड़ाखू करते हैं तो उनका ये था कि आप इनका ये नशा छुड़ाइए तो बहुत सारे शराब का भी वहाँ बहुत ज्यादा प्रचलन था तो शराब पी के तो वो ज्यादा ऐसी लड़ाई होती थी कि सीधे कुल्हाड़ी उठाई और टंगिया वहाँ टंगिया बोलते हैं उसको गर्दन खच तो वो बहुत ही वहाँ भयानक था तो वो जो सिस्टर थी जॉर्जिना उनने कहा रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर आप आइए भोपाल आई थी उनने कहा कि नहीं आप आइए और सिखाइए तो वो एनजीओ वाले मुझे अपनी गाड़ी में ले गए यहाँ से हम ट्रेन से बिलासपुर तक गए फिर बिलासपुर से फिर बाय रोड बस से गए कार से गए और वहाँ पे 5 दिन मैं रही और उनको सबको सिखाया तो वो करीब 1 साल बाद वो सिस्टर जॉर्जिना यहाँ भोपाल आई यहाँ पर उनका एक स्कूल चलता है तो वो वहाँ आई हुई थी और एक आइकफ आश्रम है उनका वहाँ आई हुई थी तो वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आपके बताए हुए पॉइंट जो है और कान के वो हमने सबको जितने लोग सीखे थे उनने और लोगों को सिखाया और इस तरह से बहुत से लोगों ने गुड़ाखू छोड़ दिया है और यहाँ तक कि शराब भी छोड़ दिया है तो महिलाएं बड़ी प्रसन्न हैं और वो खुद ही अपने पति के कान में वो लगाती हैं दबाती हैं दाना लगा के और बोलती हैं बताती हैं वो कि उन्हें जो है शराब छोड़ दी और गुड़ाखू छोड़ दिया तो वो उनका स्कोर इतना लंबा था तो उन्होंने कहा कि किसी महिला ने 100 लोगों का छुड़ा दिया किसी ने 50 लोगों का छुड़ा दिया इस तरह कितने सारे जो है गांव के लोगों को उन्होंने इस तरह से कान में वो दाना लगा करके और उनके नशे की आदत छुड़ा दी तो ये मेरे लिए बहुत ही यानी खुशी की बात थी कि अरे ये तो सिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अब जो भी हो आगे उनका टारगेट क्या था और क्या था ये आज की तारीख में बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि धर्मांतरण और ये वो लेकिन मैंने देखा कि एक छोटी सी ये वर्कशॉप से 50 लोगों ने सीखा और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप और 5 दिन रुक जाइए तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं मैं नौकरी करती हूँ तो उन्होंने कहा कि जब ये 50 लोग जो सीख गए हैं ये और जा कर के जो ग्रास रूट लेवल के हेल्थ वर्कर हैं उनको सिखाएंगे और वाकई उनने और लोगों को सिखाया और वो सीखने के बाद इन्हें उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ कि आज तक उधर से कोई आता है तो अब क्योंकि प्रदेश अलग हो गया है तो अब वो उन लोगों का इतना आना नहीं होता है पर जब भी वो आती हैं तो जरूर मिलके बताती हैं कि इस तरह से हम लोग आज भी उसका प्रयोग कर रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को तो बहुत यानी रश्मि दीदी जी बहुत सुंदर और मैं डॉक्टर रोशनलाल भैया से निवेदन उनको मैं आपका नंबर दे दूंगी और वो करेंगे और हमारे हैंड राइज है और 2-3 और उसी के साथ समय को देखते हुए मैं जी बिल्कुल आशा है जो कुछ भी मैंने बताया उसका आप लोग अनुसरण करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी जो आवाज आ रही है जी आपको आ रही है मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है मुझे आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है हाँ दी मैं आप सबसे करबद्ध जी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहें
जान है तो जहान है, और इसके लिए किसी तरह का भय ना पालें। और जो आप लोग कर रहे हैं, योग और आहार के ऊपर काम कर रहे हैं, यदि नियमित योग करेंगे और नियमित आहार संतुलित लेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि इंसान बीमार हो। ये तो बाहरी जो संक्रमण है, इससे बचने के लिए ही तो है ये सारा कुछ, योग की क्रियाएं। यदि योग प्राणायाम किया जाए, अब आगामी 21 तारीख को तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इतनी सारी दुनिया के लोग करने लगे हैं, और साथ में हमने इतना योग को बढ़ावा दिया है कि दुनिया 21 जून को वर्ल्ड वो बना रही है, योग दिवस। तो हम तो प्रतिदिन योग दिवस मना रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। आहार के बारे में बात हो रही, कृषि के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको साधुवाद। जी दीदी, जी दीदी, एक एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है, और जी प्रश्न नहीं, आग्रह भी है। और जी। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी भी हैं, हम डॉक्टर्स पर एक छोटी सी बुकलेट भी दीदी बना रही हैं। और जो हम्म आज डॉक्टर रश्मि झा दीदी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, हम्म आपके जीवन में आप और आपके पास तो बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी। और हम्म अगर 2-3 कहानियों को अगर लिपिबद्ध किया जाए तो जो डॉक्टर्स बुक है, उसमें उसको हम्म स्थान मिलेगा, और कई लोगों हम्म तक उसका प्रभाव रहेगा, और लोगों को सीखने का मौका भी मिलेगा। तो ये तो मेरा आग्रह है डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी से और डॉक्टर रश्मि झा हाँ, दीदी जी से, आपसे। जी हाँ। और दूसरा ये कि ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि कान दबाओ और रोग भगाओ। और जब मैं आदरणीय आज की मुख्य वक्ता दीदी को सुन रहा हूँ, तो मुझे एक और आशा जगती है, क्योंकि कुछ रोग तो हमारे शरीर में ऐसे ही डिसबैलेंस से हो जाते हैं, कमियों से हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा रोग, मेरे ख्याल से कोरोना से भी भयावह रोग जो है, वो हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उसके चपेट में है। योग के बाद जो आपने कहा, आहार। और दीदी, आप लोगों को कई लोग सुनते हैं, कई लोग फ़ॉलो भी करते हैं, और अगर आपके माध्यम से ही अपने जो सत्र होते हैं या फिर जो वर्कशॉप होती हैं, उसमें पॉइज़न फ्री फूड पर भी छोटा-सा मैसेज जाएगा, तो संभवतः कुछ हो पाएगा। नहीं तो मैं देख रहा हूँ, और मैंने 2-3 दिन के भीतर ही कई लोगों से बात की, और ख़ासकर कैंसर पीड़ित लोगों से बात करी। हम्म तो तब सामने आया कि अधिकतर मामले हमारे भोजन से ही सामने आ रहे हैं, और डॉक्टर्स से लेकर के किसी को ये मतलब पहले तो कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर ये मैसेज पॉइज़न फ्री कैसे अपने भोजन को बनाएँ, ये इतना सा मैसेज आप लोगों के माध्यम से जाएगा, तो ये वायरल और ढंग से होगा, क्योंकि हम जैसे उतना नहीं ले पाएँगे। तो ये बड़ा मई आग्रह भी है कि ये वाला रोग बड़ा हम्म। कठिन है। जी, जी दीदी, धन्यवाद, जी प्रणाम। जी जी। नहीं, बहुत धन्यवाद आपको। ये बहुत अच्छा, आपने ये सवाल उठाया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों का कार्यक्रम सुने थे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक आए हैं, और उन्होंने कृषि के बारे में बताया कि किस तरह से जैविक खेती की जाए। हालांकि वो बहुत देर लगती है और समय लगता है, फसल उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कोशिश यही होगी कि यदि हम जैविक खेती की तरफ जाएं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा अब क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड है, वो जो दुकानदार है वो बेचता है, तो जब कंपनी की तरफ से आता है तो बताता है कि इसमें ये 2 ml डालना है, 1 लीटर में 2 ml डालना है, इसको स्प्रेड करना है, स्प्रे करना है। लेकिन जब दुकानदार को लगता है कि अरे अपना माल जल्दी बिके, तो वो सोचता है कि इसका डोज थोड़ा ज़्यादा बता दें। तो वो कहता है कि देखो ये इसको कीटनाशक है, इसको आप ऐसा करो कि इसको कम से कम 5 ml डाल दो, है ना? 1 चम्मच यानी 5 ml होता है, तो आप इतना डाल दो। तो फिर बोले कि नहीं, अच्छा फ़ायदा होगा तो आप ऐसे करो ना, 2 चम्मच मिला दो तो और जल्दी सारे कीड़े मर जाएँगे।
तो इस तरह जो पेस्टिसाइड का जितना उसको कृमि नाशक या उसके कृमिघ्न था, वो उसकी मात्रा को जो किसान है, उसने सोचा कि उसने तो इतना बताया है, लेकिन यदि मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा डाल दूँ, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से मैंने मार्केटिंग की ये स्ट्रेटजी ऐसी रहती है, उनका बेचने का तरीका, कि वो अपनी तरफ से पहले ही उसने ज़्यादा बता दिया, कंपनी वाले ने जो डोज़ बताई थी, जो जितना बताया था कि इतना एमएल ही डालना है, 2 एमएल डालना है, दुकान वाले ने बढ़ा दिया कि और 5 एमएल डाल दो, फिर जो किसान है उसने सोचा कि अरे उसने तो इतना बताया, थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दो तो फ़ायदा होगा। तो इस तरह इसमें भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि जो पेस्टिसाइड बेचते हैं, उनको भी साथ लिया जाए और उनका भी सेशन कराया जाए कि भाई ये यूरिया कितना डालना है, तो ये डीवीपी वो है, ये सब की मात्रा कितने एकड़ पे कितना डलना चाहिए, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन जब वो कृषि वैज्ञानिक की बात को सब फॉलो नहीं करते, अरे ये तो सब पढ़े लिखे खेत में तो जाते नहीं है, खाली एयर कंडीशन रूम में बैठ करके ये कृषि वैज्ञानिक अपना ज्ञान बताते हैं। हम तो भाई खेत पे काम करते हैं, तो जो किसान बताएगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो यदि किसान भाई जो खेतों पे काम कर रहे हैं और जो दुकान वाला जो पेस्टिसाइड बेच रहा है ना, उसको भी किसी दिन बुला करके और वो सही मात्रा बताए, जो कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं उसको माने और पेस्ट कंट्रोल हो और जी, जितनी दीदी। पेस्टिसाइड जी, कम दीदी। हो उतना अच्छा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और असल में कृषि वैज्ञानिक से ज़्यादा लोग डॉक्टर्स की मानेंगे क्योंकि ये एक अनदेखा युद्ध है और डॉक्टर्स ही कान मरोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया ऐसे मत करो या खासकर कंज्यूमर अवेयर हो सकता है कि आपने ऐसे किया, इसलिए आप बीमार हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स पे और भी हाँ, जिम्मेदारी बड़ी बढ़ती है। आशाएँ हमारी टिकी हैं। जी, जी, जी। हाँ, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है इसके लिए। हाँ, पर इसके लिए जो है ना, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको इस तरह की एक वर्कशॉप कृषि वैज्ञानिक अच्छे उनको बुलाकर ने उनको उनको यदि आप वो समझाएँगे कि देखो ऐसा-ऐसा हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। तो बीमारी की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन उस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या दुष्परिणाम होगा, ये वैज्ञानिक बता सकते हैं और जो दवा बेचने वाले हैं, उनको भी थोड़ी मानवता आनी चाहिए, उनमें थोड़ा-सा बदलाव लाना ज़रूरी है कि भाई कुछ भी थोड़े से तो संवेदनशील बनो, थोड़े मानवतावादी बनो और आप ये गलत काम मत करो। इन लोगों को मत सिखाओ कि तुम इतनी ज़्यादा डालोगे तो और तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसी दिन आप उन्हें भी बुला करके उनके माध्यम से भी किसानों को ये बात समझाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। किसान भाइयों की सभा में और इन सब केमिस्ट लोगों को सबको बुला के वहां पे डॉक्टर्स को बुला लिया जाए ताकि वो डॉक्टर्स की बात फिर वो माने, क्योंकि जो डॉक्टर उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट और बीमारी के रूप में जब बताएगा और साथ में डॉक्टर के ये रहे कि किस प्रकार से आपको जो दे रहे वो आपको मिलेगा, ये भी एक आध्यात्मिक मानसिकता को जगाना जरूरी है लोगों के बीच में। आप आज जहर दे रहे हैं, कल आपके बच्चों को ही मिलने वाला है वो, और कहीं ना कहीं आप भी उसके चपेट में आएंगे। तो आप अभी से सुधर जाइए, जल्दी से जल्दी। इस बात की ये वाला भाव जो है वो लोगों के मन में डालना जरूरी है। अभी इससे बहुत दूर हैं सारे वो। तो उन लोगों के किसान भाई लोगों के बीच में और केमिस्ट लोगों के बीच में कोई योग्य डॉक्टर को बुलाकर जो इस प्रकार से चारों लेवल को लेके समझा सके तो ज्यादा शायद प्रभाव होगा। ऐसा मेरा जी, विचार। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और इसमें इस तरह का कुछ आयोजन ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी राय में तो और ये आप मेरे जो मन राय में दे रही जब बहुत आप अच्छी है। दोनों की वार्तालाप हो रही है आप दोनों की वार्तालाप हो रही है तो मेरे मन में क्योंकि कान पर हम बात कर रहे हैं और कान से बहुत ही
सरलता के साथ हम रोगों को दूर कर सकते हैं। और जो बात अभी-अभी आप दोनों डॉक्टर्स के बीच हुई, तो मेरे मन में एक बात आई कि आने वाले समय में जब किसान डॉक्टर के पास पहुँचेगा, तो डॉक्टर के कान में भी वो कह सकता है कि ये वाला भोजन आप करिए, ये वाली सब्ज़ी खाइए और इस वाली सब्ज़ी में मैंने पॉइज़न डाला हुआ है। तो ये संवाद बहुत ही संवेदनशील भी होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर्स को ही पता होगा या किसान को ही पता होगा क्या खाना चाहिए। तो ये बड़ा युद्ध है और मैं ये वापस इसमें आदरणीय रंजना दीदी जी, जी, जी। इसमें जो है जी, जी। बहुत ज़्यादा महिलाओं ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं और एक ट्रेन वहाँ से डेली आती है कैंसर एक्सप्रेस। दिल्ली तक के पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस, जिसमें कैंसर के पेशेंट आते हैं हर दिन। तो वहाँ की महिलाओं ज़्यादातर घरों में पुरुषों की मृत्यु हो गई है। एक तो नशा और ऊपर से ये पेस्टिसाइड। तो वहाँ की महिलाओं ने बीड़ा उठाया है कि वो खेती करेंगी और पंजाब की महिलाओं ने खेती में काम शुरू कर दिया है और वो जैविक सब्जियां उगा रही हैं, जैविक फसलें पैदा कर रही हैं। और पुरुष जो है वो नशे में पड़ा हुआ है और ये सब्जियां खा करके बीमार हो रहा है। कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ घरों घर महिलाएं विधवा, लड़की विधवा, सास बहू सब विधवा पड़ी हुई है घर में। तो इतना मार्मिक दृश्य वहाँ का कि देख कर दिल दहल जाता है कि ये क्या हो रहा है, इतना कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कारण ही पेस्टिसाइड था। अब वो उनमें अवेयरनेस आई है और महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। तो रंजना बहन आप अपनी सब महिलाओं को जोड़िए कि ये जो है आप वो करिए, महिलाओं को जागृत करिए कि पैसे की फसल ज्यादा उगाने के लालच में ज्यादा पेस्टिसाइड न डाला जाए। महिलाओं को जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि घर गृहस्थी सारी तो जो पूरी बागडोर तो महिला के हाथ में है। पुरुष तो सिर्फ कमाता है, खर्च तो महिला ही करेगी ना। घर का पालन पोषण महिलाएं ही करती हैं। आप सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ आहार लें, स्वस्थ रोज योग करें और 21 जून को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं कि हमारे देश से बिल्कुल गई हुई विद्या। बिल्कुल रश्मि दीदी, आपका मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में हम सारे महिलाओं के साथ कार्य में आगे बढ़ेंगे। और अभी समय को देखते हुए 3 हैंड राइज थे, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का हैंड राइज था। तो अगर प्रश्न करें 1-1 मिनट का तो। दीदी मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, नशा छुड़वाने के लिए क्या करें? क्योंकि अब 21 जून में मार्गदर्शन